हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि हस्तस्थ, ठीक है, यानी कि यहाँ जो है वह कैश इन हैंड दिया हुआ है 50,000 रुपया, और फिर बैंक में जमा राशि दिया हुआ है 50,000, और विपणन योग्य प्रतिभूति जिसको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं वह दिया हुआ है 1,50,000 रुपया। साथ ही डेटर का अमाउंट हम लोगों को दे रखा है 2,50,000 रुपया, और अन्य चालू जो संपत्ति है यानी जो हमारा अदर करंट एसेट्स है वह 2,50,000 रुपया दिया हुआ है, और जो हमारा करंट लायबिलिटीज है वह 2,50,000 रुपया ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकालिए। ठीक है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके माध्यम से हम लोगों को क्या निकालना है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का अगर आप फॉर्मूला जानते होंगे तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत आसान होगा। देखिए, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कैश, ठीक है, कैश प्लस मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है वह होता है, और बटे हो जाता है हम लोगों का करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो देखिए, कैश में हम लोगों का कैश इन हैंड आ जाएगा, और जो बैंक में जमा राशि है, ठीक है, यानी कैश एट बैंक, यह दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो कैश की जगह हम कितना लिखेंगे, 50,000 प्लस 50,000। ठीक है, उसके बाद प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितना है, तो 1,50,000 रुपया है। ठीक है, यह है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो इसको लिख देंगे 1,50,000 रुपया। वहीं पे जो करंट लायबिलिटीज़ है वह कितना है, करंट लायबिलिटीज़ देखिए 2,50,000 है, तो इसको बटा में नीचे लिखिए 2,50,000 रुपया, और जब आप इसको जोड़िएगा तो ऊपर भी 50,000 50,000 और 1,50,000, यह कितना आ जाएगा, 2,50,000। ठीक है, तो इस तरह से यह आ जाएगा। देख लीजिए, इसको जब आप जोड़िएगा, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, कैश का अमाउंट हम लोगों का कितना था, 50,000 रुपया था, ठीक है, प्लस 50,000 रुपया बैंक का था, यह भी जुटेगा। उसके बाद जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ था वह 1,50,000 रुपया क्वेश्चन में गिवन था, और करंट लायबिलिटीज़ हम लोगों का कितना था, 2,50,000 रुपया था। ठीक है, 2,50,000 रुपया था। तो इसको हम अगर ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो यह 2,50,000 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला तो 2,50,000 है ही। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो होगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ब्याज आवरण अनुपात होता है, यानी जिसे हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, ब्याज आवरण अनुपात, या फिर इसको हम लोग अर्जित ब्याज की आवृत्ति का उपयोग, इसमें से कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। साधारण से समझिए इसको कि जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है तो इसका उपयोग हम लोग किस चीज़ के परीक्षण के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है कि प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति जानने के लिए, यानी कि किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिक्विडिटी के कंडीशन जानने के लिए हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का उपयोग करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी बिजनेस फॉर्म है उनकी ऋण सेवा क्षमता अनुपात का पता लगाने के लिए इस रेशियो का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन तीसरा है कि किसी भी बिजनेस फॉर्म, प्रतिष्ठान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ साधारण से आप लोग याद रखिएगा बिजनेस फॉर्म, ठीक है, तो प्रतिष्ठान की ऋण अदायगी जो क्षमता होता है इसको जानने के लिए किया जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वह किया जाता है कि किसी भी बिजनेस फॉर्म का जो ऋण सेवा है, ठीक है, ऋण सेवा क्षमता है वह कितना है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, कि किसी भी बिजनेस फॉर्म का जो डेट सर्विस कैपेसिटी रेशियो है वह कितना है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसी क्वेश्चन को आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए।
देखिए इंग्लिश में आप लोग यही क्वेश्चन को देखिए, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और द टाइम इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम लोग टाइम इंटरेस्ट अर्न भी कहते हैं। इज यूज टू टेस्टेड द, ठीक है, ऑप्शन 1 है कि फॉर्म लिक्विडिटी पोजीशन, दूसरा है कि फॉर्म डेट सर्विस कैपेसिटी, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि फॉर्म डेट रिपेइंग कैपेसिटी, या फिर ऑप्शन चौथा है कि ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है उसका यूज हम लोग किस चीज़ को टेस्ट के लिए करते हैं, तो फॉर्म का डेट सर्विस कैपेसिटी को जानने के लिए करते हैं कि किसी भी बिजनेस फॉर्म का जो डेट है, ठीक है, यानी कि जो उनका ऋण सेवा जो क्षमता है वह कितना है, इसकी जानकारी के लिए इनकम जो है हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किससे पूंजी संरचना का विकल्प प्रभावित नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है इससे कौन सा विकल्प जो है वह प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए है कि ऋण सेवा आवरण अनुपात, या फिर ऑप्शन दूसरा है कि ऋण क्षमता पूंजी अनुपात, या फिर ऑप्शन तीसरा है कि समता पूंजी की लागत, या फिर चौथा ऑप्शन है कि जो हम लोगों का रोकड़ प्रवाह स्थिति होता है वह। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए सोच के, आप लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा कि जो हम लोगों का पूंजी संरचना जो होता है वह उससे कौन कौन विकल्प पहले प्रभावित होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए पूंजी जो संरचना होता है उससे जो हमारा ऋण सेवा आवरण अनुपात यह प्रभावित होता है, तो यह तो होगा नहीं। उसके बाद समता पूंजी की लागत, तो यह भी कैपिटल स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद रोकड़ प्रवाह की स्थिति, तो यह भी कैपिटल स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है। लेकिन जो हमारा डेट और इक्विटी का जो रेशियो होता है वह हमारा पूंजी संरचना से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा कि जो हमारा ऋण समता पूंजी अनुपात होता है वो पूंजी संरचना के विकल्प से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें संगठन में अलग अलग विभागों और लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से, यानी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है प्रक्रिया, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन के जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और जो लोग होते हैं उनको विभिन्न प्रकार से कार्य सौंपे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरह के हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि इसको एकीकरण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि इसे विभेदीकरण कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि इसका कार्य का चक्रानुक्रम कहते हैं, या फिर इसे कार्य का विवरण कहते हैं। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं। अगर जो स्टूडेंट हिंदी के हैं तो आप लोग सोच के इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसको इंग्लिश में हम देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर वेरियस टास्क, ठीक है, वेरियस टास्क एंड एक्टिविटी, यानी वेरियस टास्क एंड वेरियस एक्टिविटी are assigned to different departments and people in the organization। ऑप्शन ए है कि इंटीग्रेशन कहते हैं, या फिर इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, या फिर इसे जॉब रोटेशन कहा जाता है, या फिर इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो देखिए जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वह अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, और साथ ही इसको हिंदी में कहते हैं विभेदीकरण। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, और इसका यहाँ आंसर होगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 5वां नंबर यह आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखांकन अवधि की मान्यता है, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है उसका क्या मान्यता है। ऑप्शन ए है कि जब सभी परिचालनात्मक चक्र पूरे हो जाएं,
तो कंपनियों को कालिक आधारित वित्तीय विवरण तैयार करने का सुझाव देता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा, इस ऑप्शन में जो था वह कहा जा रहा था कि जब एक अकाउंटिंग पीरियड जब पूरा हो जाता है तब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कि आप वित्तीय विवरण तैयार कीजिए। तो यह नहीं होगा, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड समाप्त होने के बाद नहीं बोला जाता है, बल्कि कोई भी काम जब स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं लेखांकन का काम जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है कि इस तथ्य से संबंधित है कि सर्वाधिक रूप से वित्तीय विवरणी तैयार करने से पूर्व समायोजक प्रविष्टियाँ आवश्यक कर ली जानी चाहिए। तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि किसी संयुक्त उद्यम की सीमित अवधि तक अस्तित्व में रहने से संबंधित है। तो देखिए अकाउंटिंग जो अजम्पशन है वह एक अजम्पशन है हम लोग का अकाउंटिंग अजम्पशन की सतत व्यापार की अवधारणा, ठीक है। तो इस व्यापार में बोला जाता है कि कोई भी बिजनेस जो है वह अनलिमिटेड समय तक चलेगी, यानी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो यह मानकर चला जाता है कि वह बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। वह सीमित समय से इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो यह होगा ही नहीं। उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन है कि इसमें कंपनियों को क्रमबद्ध समय अंतराल के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने का सुझाव दिया जाता है, भले ही कंपनी का परिचालनात्मक जो चक्र है, यानी जो एक अकाउंटिंग पीरियड होता है वह पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। क्योंकि जो लेखांकन जो हमारा मान्यता है वह यही कहता है कि कोई भी कंपनी है तो उसका जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो वह एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और उसके लिए वित्तीय विवरण यानी जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट है वह भी तैयार होने चाहिए, चाहे कंपनी एक अकाउंटिंग पीरियड को समाप्त की है या नहीं की है, इससे मतलब नहीं है। जब से कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उसी समय से जो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम लोग एक सिस्टमैटिक मैनर में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। और देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको ना एक भी देखिए हम यहाँ पूरा ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना था जो कि ऑप्शन नंबर चौथा था, ठीक है, चौथा था। और ये सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये सारे इलॉजिकल हैं, यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है जिसको लेखांकन अवधि मान्यता है, ठीक है। तो यह जो चौथा ऑप्शन है यही बेस्ट है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में कि हम लोगों को जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसी को आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ आप लोगों का MCQ था और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के MCQ ही लाएंगे और हम अदर कुछ बुक से भी अपना MCQ करा रहे हैं, या फिर जो आप लोगों का NCERT बुक है वहाँ से भी हम आप लोगों का जो है वह प्रीवियस ईयर तो नहीं MCQ वहाँ से भी करा रहे हैं। तो आप लोग उसको भी कीजिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप लोग खुद से भी पढ़ाई कीजिए अपने बुक से, आपके पास जो भी बुक है आप उसको पढ़िए। और अभी आप लोग का एग्जामिनेशन का कोई ये नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।